नमस्कार, आपका स्वागत है सोशल बांग्ला में। मैं हूँ आपके साथ सुजाता। फिलहाल के दौर में हम जानते हैं कि हमारा जो हेल्थ है वही हमारे लिए सब कुछ है। और हमारे इस हेल्थ में अगर हम बात करें तो महिलाओं में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम सामने आती है उसमें ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमेशा हमारे पूरे इंडिया के जो महिलाएं हैं वो हमेशा ही जो कारण है इससे वो जूझती रहती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अवेयरनेस की वजह से और बहुत ऐसे जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे भी इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए इस बात को और जो हमारे महिलाएं हैं उनको सुरक्षा देने के लिए उनकी जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को हम अगर सल्यूशन में बदल सके, इसीलिए हम आज आपका स्वागत करते हैं दी होप में, जहाँ पे आपको होप तो ज़रूर मिल जाएगा और साथ ही साथ इंडिया के रिनाउंड हमारे साथ मौजूद है ब्रेस्ट कैंसर और उसके साथ रिलेटेड जो भी सारे समस्या है, और उसके साथ साथ ब्रेस्ट सर्जन जो इंडिया के रिनाउंड है वो हमारे साथ है फिलहाल डॉक्टर शिल्पी डोनस। सो मैम को बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में पहले तो। और हम बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अगर आपके बारे में दर्शकों को आप बताएं और हमारे जो दर्शक हैं उनको थोड़ा सा अगर आप अपने बारे में बताएं और किस वजह से हम आज यहाँ पे हैं। नमस्कार, थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। ये बहुत ही अच्छा कॉज है डिस्कस करने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी डोरस है और मैं इंडिया की सेकंड स्टूडेंट हूँ ऑल ओवर इंडिया जिसने ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी में यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड डिग्री की है ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स बैक। उस टाइम पे इस बारे में किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन बहुत ही रेयर ब्रांच थी एंड उस टाइम पिकअप करने का रीज़न ये है कि तभी से सर्वाइकल कैंसर कम हो रहा था और ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा था। सो मैंने सोचा कि क्यों ना ब्रेस्ट कैंसर को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा जाए, उसको ट्रीट किया जाए। सो ऐसे ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट की कहानी शुरू हुई। सो ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट या ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टिक सर्जन कौन रहते हैं, ये हम थोड़ा सा 1-2 लाइन में बताना चाहेंगे। ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टिक सर्जन वो रहते हैं जो कि कैंसर के साथ साथ ब्रेस्ट की प्लास्टिक सर्जरी यानी कॉस्मेटिक सर्जरी भी कर सकते हैं। उनका काम सिर्फ रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट ट्यूमर नहीं रहता है, उनका काम ये भी रहता है कि ब्रेस्ट को सेव कैसा किया जाए। सो एक ही पर्सन जब ये दोनों चीज़ें कर सकता है तो ब्रेस्ट सेविंग सर्जरी ज़्यादा अच्छे से आती हैं और वुमेन्स को अपने ऑर्गन के लिए जितना कंसर्न रहता है, उनको ये लगता है कि मेरा ब्रेस्ट रिमूव कर दिया जाएगा तो मैं कैसी दिखूंगी, सर्जरी के लिए वो इसलिए पहल करती नहीं है और डिले करती हैं, और ये डिले ही उनको आगे चल के ज़्यादा स्टेजेस की तरफ ले जाता है। सो इसको कम करने के लिए अगर हम उनको कॉस्मेटिकली बेटर स्कार दें, उनके ब्रेस्ट सेव करें, तो उनका साइकोलॉजिकल और सोशल दोनों ही पक्ष जो हैं वो मेंटेन रहेंगे, वो आगे आएंगे और वो आगे बढ़ के जब इसके अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं तभी वो इमीडिएटली बता सकेंगे। सो मैं डॉक्टर शिल्पी डोरस ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टिक सर्जन हूँ और मैं इस फील्ड में ऑलमोस्ट 13 साल से ज़्यादा हूँ और मोर देन 5000 सर्जरीज़ मैंने की हुई हैं ब्रेस्ट की। एंड ब्रेस्ट सेविंग सर्जरीज़ ही हम प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिमूवल ही सिर्फ ऑप्शन है। सेविंग सर्जरीज़ और कैंसर में रिमूवल सर्जरीज़ में रिकरेंस रेट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है लिटरेचर्स में। हम अगर इंडिया की बात करें तो सबसे पहले तो जो कैंसर है उस शब्द से ही लोगों को डर लगता है, और स्पेशली हम अगर देखें तो महिलाओं में ज़्यादातर क्या ब्रेस्ट कैंसर ही पाया जाता है? आजकल देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर यस काफ़ी बढ़ गया है, 1 in 22 इंडिया में है इसका रेशियो। वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपैरिजन में ये अभी भी कम है, जैसे वेस्ट में 1 in 8 मिलता है ये कैंसर, लेकिन इंडिया में अभी भी ये 1 in 22 है। इसके वेरियस रीजंस हैं, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा मिलना जुलना, हमारे सोशल एक्टिविटीज़, हमारे न्यूक्लियर फैमिलीज़ कम रहना, तो हम लोग शेयर करते हैं चीज़ें, एक साथ रहते हैं, डिस्कस करते हैं, तो उससे स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। सो ये सारे रीजंस की वजह से यहाँ पर परसेंटेज कम है, बट येस
धीरे धीरे ये परसेंटेज बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन एनवायरनमेंट, चेंज जैसे एनवायरनमेंट होता जा रहा है, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, हमारे खुद के हार्मोन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। हम अगर इस डिजीज़ को समझ लें और इसको जल्दी पकड़ के डॉक्टर के पास दिखाएं तो इसका ट्रीटमेंट अर्ली होता है। अगर एक जनरेशन ऐसा कदम उठाएगी तो डेफिनेटली आगे की जनरेशन्स में ये पॉसिबिलिटी है कि ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। आपने पहले कहा कि बहुत सारे रीजंस है इसके पीछे, तो वो क्या क्या है, और हम अगर अपनी आंखों से ये सब फील कर सके या देख सके तो वो क्या बेसिक कुछ सिम्टम्स है जो हमें ये पता हमें चल जाएगा कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हमारे शरीर में तो है? ऐसा है कि बॉडी हमेशा इंडिकेट करती ही है किसी ना किसी तरीके से कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं। हमें सिर्फ उसको ध्यान देना है कि कब वो चेंजेस आ रहे हैं, क्या ये नेचुरली हैं। आपस में डिस्कस लोग कर लेते हैं, कई बार बोलते हैं कि ब्रेस्ट पेन हो रहा है, ये तो नॉर्मल है पीरियड्स के पहले, बट क्या ये ज़रूरी नॉर्मल है इतना टाइम के लिए? कुछ साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं जिससे पहचाना जा सकता है। आपकी बात पे आते हैं कि रीजंस उसके क्या हैं। एक्चुअली जब भी ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है तो मैं पहला आंसर यही देती हूँ कि लेडी होना ही पहला रीज़न है, क्योंकि हमारे अंदर वो हार्मोन है। ईस्ट्रोजन की वजह से हम लेडीज़ हैं, एंड ईस्ट्रोजन की वजह से ही प्रेगनेंसी होती है, एंड ईस्ट्रोजन की वजह से ही लम्प्स भी डेवलप होते हैं ब्रेस्ट में। वो लम्प्स को अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर लें, हम उसको रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो डेवलप हो जाते हैं, अगर हम उनको अर्ली डिटेक्ट कर लें, डॉक्टर के पास जाएं, उनको बताएं और उसका ट्रीटमेंट अगर जल्दी हो जाए तो इन चीज़ों को स्टेजेस, जो अर्ली स्टेजेस रहती हैं, उसमें ही ख़त्म किया जा सकता है। उसमें लेट स्टेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, जब वो ऑलरेडी पूरे ब्रेस्ट को इन्वॉल्व कर ले या फिर आजू बाजू में या फिर पूरे शरीर में फैल जाए। और ट्रीटमेंट से पहले आपने कहा कि हमें ये तो मतलब देखना पड़ेगा कि है या नहीं। तो ये जो इंडिकेशन के बाद अगर कोई हॉस्पिटल में जाता है या फिर वो चेकअप के लिए जाता है तो वो किस किस दौर से गुजरता है? क्योंकि लोगों में एक डर सा रहता है कि चेकअप किस तरीके का होगा, तो ऐसा भी कुछ लोग इस बारे में नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो वो प्रोसेस क्या होगा? ओके, ये बहुत ही सिंपल है एक्चुअली, उसको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि जब भी किसी को लंप लगता है तो वो घबरा जाता है। पहली चीज़ वुमेन के मतलब लेडीज़ के मन में ये आती है कि ये मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया है और इसलिए मुझे गांठ आई है। बट ये जानना ज़रूरी है कि ज़्यादातर जो लम्प्स होते हैं वो कैंसरस नहीं होते शुरुआत में। 70 to 80% नॉन कैंसरस लम्प्स भी होते हैं, जैसे कि फाइब्रोएडिनोमास है, फाइलर्ड्स ट्यूमर है। बट हाँ, उनका ट्रीटमेंट दवाई से ही हो जाएगा ऐसा नेसेसरी नहीं है, उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। जब भी आपको कुछ साइंस ऐसे लगें, जैसे कि ब्रेस्ट पेन है या फिर गांठ है ब्रेस्ट में, या फिर ब्रेस्ट का साइज़ और शेप डिफरेंट लग रहा है, जब आप चेक करें आईने में तो उसमें आपको लगे कि निप्पल में कोई चेंज है, कुछ डैमेज है, या फिर निप्पल में से कोई पदार्थ बाहर निकल रहा है या पानी बाहर आ रहा है, वो किसी भी कलर का हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, वाइट हो सकता है। ऐसे केसेस में घबराना नहीं है। ऑलरेडी हम यहाँ पर द होप में स्टार्ट कर चुके हैं ओपीडी। यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर से आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहले डॉक्टर से मिले। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप डिज़ीज़ को समझ लीजिए। पहले हर चीज़ कैंसर है ऐसा नहीं होता है। कई बार हम पैनिक हो जाते हैं, इस वजह से ट्रीटमेंट डिले हो जाता है। हम एक डॉक्टर के बाद दूसरे डॉक्टर के बाद तीसरे डॉक्टर पे जंप करते हैं। स्पेशलिस्ट के पास आप जाएंगे तो ट्रीटमेंट थोड़ा सा जल्दी मिल जाएगा। आपको पता है कि आपके ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है, आप स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट लीजिए, उनसे मीटिंग रखिए, काउंसलिंग करिए। ट्रीटमेंट में 2-3 स्टेप्स हैं, इन्वेस्टिगेशंस रहती हैं। जैसे अगर लंप है तो सोनोग्राफी ऑफ द ब्रेस्ट सबसे सिंपल इन्वेस्टिगेशन है जो हम सजेस्ट करते हैं। जो लेडीज़ 40 साल से ऊपर हैं उनको हम मैमोग्राफी ऑफ द ब्रेस्ट भी बोलते हैं। जो लेडीज़ 40 साल से नीचे हैं उनको प्लस माइनस MRI ब्रेस्ट हम कई बार सजेस्ट करते हैं। बट बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन है वो अल्ट्रासाउंड, अ गुड अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट है। ऐसा ही नहीं, एक अच्छा अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट, उससे पता चल जाता है कि ब्रेस्ट में गांठ है या नहीं है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन जब डॉक्टर करते हैं तो उनको काफ़ी कुछ हद तक पता चलता है कि ये किस टाइप का लंप हो सकता है।
उसके हिसाब से हम एडवाइस करते हैं कि बायोप्सी करनी चाहिए कि नहीं। अब ये बहुत ही कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हमें अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी में देखने के बाद पेशेंट्स डायरेक्टली पूछते हैं कि मैम आपको क्या लग रहा है, ये कैंसर हो सकता है क्या, मैं बच जाऊंगी क्या। बट डायरेक्टली ये पूछना हम लोगों से करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास पूरी इन्वेस्टिगेशंस नहीं रहती हैं। अगर हम स्कैनिंग टेक्निक की बात करें, वो सिर्फ फोटोग्राफी है, उससे हमें एक आइडिया लगता है कि हम इस चीज़ को कैसे आगे ले जा सकते हैं। डेफिनेटली बच जाते हैं अगर ट्रीटमेंट प्रॉपरली होता है, लाइफ भी सेफ होती है, ब्रेस्ट भी सेफ होता है। सो अपने डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर से डिस्कस करें कि क्या चीज़ें आपको चाहिए, और उसके हिसाब से आप इन्वेस्टिगेशंस प्लान करें। खुद डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशंस प्लान ना करें। एंड अगर इन एनी केस आपने स्क्रीनिंग करवाया हुआ है, मैमोग्राफी करवाया हुआ है, अल्ट्रासाउंड करवाया हुआ है थ्रू सम कंपनीज और समथिंग, तो उसमें जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर से मिलें एंड ये चीज़ें डिस्कस करें। आगे अगर बायोप्सी रिक्वायर्ड है, सर्जरी रिक्वायर्ड है, सो यू हैव फुल अटेंशन कि आपको पूछना चाहिए कि किस लिए रिक्वायर्ड है, कैसा है, और उससे मेरे ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा। सो इट इज़ वेरी सिंपल, कम टू द हॉस्पिटल जब सिम्टम आते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने हैं, डॉक्टर से मिलना है और ट्रीटमेंट प्लान करना है। आपने पहले भी कहा कि ब्रेस्ट सेविंग या फिर रिमूविंग की बात जो आपने की है, तो ये कैसे होता है? और उसके बाद और एक जो वर्ड आपने कहा कि कॉस्मेटिक सर्जरी भी होती है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि सब लोगों को सब मालूम नहीं होता है इस बारे में। और जो ब्रेस्ट सेविंग की बात आपने की है, ज़्यादातर लोगों में ऐसा रहता है कि अगर सर्जरी हो जाएगी तो शायद ब्रेस्ट चला जाएगा, ब्रेस्ट रिमूव किया जाएगा, तो ये क्या किस हद तक ये सही है? जैसे मैंने पहले बताया, अगर जल्दी आते हैं तब ब्रेस्ट सेव हो सकता है। अगर थोड़ा लेट हो जाता है, लंप का साइज़ बढ़ा हुआ मिलता है, तब भी हम सेव कर सकते हैं, लेकिन उन केसेस में हमें कई बार रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। सो ये एडवांस सर्जरीज़ हैं जो कि हम करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। सो इनसे क्या होता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट सिर्फ ब्रेस्ट रिमूवल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट रिमूव कर दिया। वो पहले टाइम में होता था जब हमारे पास आगे की थेरेपीज़ अवेलेबल नहीं थी। जैसे कि हमारे पास रेडियोथेरेपी अवेलेबल नहीं थी, हमारे पास कीमोथेरेपी अवेलेबल नहीं थी, हमारे पास ऐसे टेक्निक्स नहीं थे, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, फैसिलिटीज़ नहीं थी, डॉक्टर्स ट्रेन नहीं थे। तब ये ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरीज़ के लिए बोला जाता था। आज भी ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी बोली जाती है कुछ केसेस में, जहाँ पर ये जेनेटिकली लिंक्ड रहे या फिर उनमें कोई सिंड्रोमिक एक्टिविटी हो, ताकि वो बार बार आने के चांसेस से बच जाए और नया ब्रेस्ट जनरेट करके दिया जा सकता है। सो ब्रेस्ट सेविंग सर्जरीज आजकल काफ़ी कॉमन हो गई हैं। ब्रेस्ट सेविंग से भी ऊपर अभी ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरीज हैं, जिसमें कि कैंसर रिमूवल और कैंसर की सेविंग दोनों ही एक ही सिटिंग में हो सकती हैं, जिसमें दोनों ही ब्रेस्ट इक्वली मैनेज हो सकते हैं। सो ये सर्जरीज आराम से फीमेल्स ऑप्ट कर सकती हैं, उनको ऑप्शन दिया जाता है। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ब्रेस्ट रिमूवल और ब्रेस्ट सेविंग सर्जरीज से, मैंने पहले भी बताया कि इस पे फ़र्क पड़ता है कि रिकरेंस आने वाला है या नहीं। पेशेंट्स ये बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, वो ये पूछते हैं कि मैम रिमूव कर दीजिए ताकि ये वापस ना आए, पर ये एक्चुअली ये गलत टर्मिनोलॉजी है। रिमूवल करने से वापस ना आए ऐसा नहीं होता है। ब्रेस्ट कैंसर आपकी बॉडी में फैल जाता है जब वो 0.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। सो हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीमोथेरेपी एंड अदर थेरेपीज़। सो कुछ कुछ केसेस में हमें कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, और उन केसेस में भी हम ब्रेस्ट सेविंग सर्जरीज कर सकते हैं। जब हम ब्रेस्ट सेविंग सर्जरी करते हैं या रिमूवल करते हैं, कुछ स्टेजेस में हमें रेडियोथेरेपी भी देनी होती है। सो कैंसर का जो ट्रीटमेंट रहता है उसका डेफिनेटली मेन पार्ट सर्जरी ही रहता है, बट ये सारे एडिशनल ट्रीटमेंट्स भी रहते हैं जो कई केसेस में करने पड़ते हैं। अगर इससे बचाव करना है तो अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट, तब सर्जरी से इसका सॉल्यूशन है।
बहुत हमने इस बारे में सुना, हमारे जो दर्शक हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपका भी बहुत सारा सवाल होगा, तो हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जिस बारे में जानना चाहते हैं वो हम एक एक करके उनसे पूछ रहे हैं। जो डॉक्टर साहिबा है वो हमारे साथ मौजूद है और वो सारे जो प्रश्न आप लोगों के मन में होता है या फिर हम भी जानना चाहते हैं, वो बहुत ही बारीकी से वो सारी बातें हमारे साथ वो शेयर कर रही है। मैम, और एक बात वो ये है कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये क्या कोई जेनेटिकली लिंक्ड होता है, या फिर अगर हम बात करें एज की तो कौन से एज में ये ज़्यादा अभी हो रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि जो मिडिल जो एज है या फिर टीनेज के बाद की अगर हम बात करें तो उसमें ज़्यादा देखा जाता है, तो इस बारे में आपका क्या? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। सभी लोग इसीलिए डरते हैं कि ये मेरी मदर को हो गया या मेरी ग्रैंड मदर को हुआ है तो मुझे भी हो सकता है, मुझे चांसेस हैं। और अगर उनको ब्रेस्ट पेन भी होता है या निपल डिस्चार्ज होता है या लंप होता है तो उनको लगता है उनको कैंसर हो गया। सो जेनेटिकली लिंक्ड होता है कैंसर। 5 to 10% हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं, जिसमें सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं, ओवेरियन कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं। सो ऐसे केसेस में अगर आपकी फैमिली मेम्बर जिनकी एज 55 ईयर्स से कम है, एक सिंपल सा ही तरीका है जानने का, और वो अफेक्टेड हुए हैं ब्रेस्ट कैंसर से या फिर किसी और कैंसर से, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो मदर हैं और उनको ही ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो। अगर फादर हैं या फिर चाचा हैं या फिर मामा हैं, उनको किसी टाइप का कैंसर हुआ है और उनकी एज अर्ली थी, मतलब वो 40 ईयर्स के थे, 45 ईयर्स के थे, ऐसे कोई भी 2 फैमिली मेम्बर्स या 3 फैमिली मेम्बर्स जब अफेक्टेड रहते हैं तो वो जेनेटिकली लिंक्ड हम सस्पेक्ट करते हैं। जब कोई लेडी लंप इन द ब्रेस्ट लेकर आती है कि ब्रेस्ट में गांठ है और मेरी फैमिली में 2 या 3 फैमिली मेंबर्स बिलो 55 ईयर्स में ऐसा कैंसर से अफेक्ट रह चुके हैं। सो उसके लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं। पहले तो उनकी काउंसलिंग होती है और पूरी डिटेल में हिस्ट्री ली जाती है। इसके जानने के लिए कुछ जेनेटिकली लिंक टेस्ट भी हैं। मैं जेनेटिक काउंसलर भी हूँ, तो जेनेटिकली लिंक टेस्ट हम एडवाइस करते हैं विच आर कॉल्ड ब्राका एंड ब्राका 1 and 2। जब बायोप्सी प्रूवन उस लेडी को कैंसर निकलता है, कोई डायरेक्टली भी इन टेस्ट को ऑप्ट कर सकता है अगर उसको स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, बट डायरेक्टली हम ऑप्ट करने के लिए इंसिस्ट करते नहीं हैं, क्योंकि आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता रहने चाहिए कि उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं। सो विदाउट काउंसलिंग डायरेक्टली टेस्ट करना सही नहीं रहता है। सो जेनेटिकली लिंक्ड रहता है बट नॉट वेरी मच। 90% जेनेटिकली लिंक नहीं रहता है, सिर्फ 10% रहता है। 90% हमारे खुद के हैबिटेट से, जैसे कि कोई स्मोकिंग 10 साल से करता है तो उसको लंग कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वैसे ही फीमेल्स की बॉडी में ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर कैसा है, हम लाइफ में कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, अपने ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं। सो ये कोई 5 दिन या 10 दिन में होने वाली चीज़ नहीं है। हमने अपनी बॉडी को पिछले 8-10 साल में कैसे ट्रीट किया है उस पे है। सो फीमेल्स जनरली अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं। सो इसका सिंपल तरीका है कि हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम एवरी डे थोड़ा एक्टिविटीज़ करें, एक्सरसाइज करें, तो इससे प्रिवेंशन मिल जाता है। और एक बात, हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि रिमूव अगर हो जाता है ब्रेस्ट, तो लोग ये सोचते हैं कि और दोबारा नहीं होगा। अगर रिमूव ना भी हुआ हो, सेव हो गया हो, अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर से 5 साल या 6 साल पहले वो क्योर हो चुका हो, क्या उसके फिर से ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस है या फिर और कोई कैंसर होने के चांसेस होते हैं? कैंसर एक डिजीज़ है, अब वो सेटल हो गई है ब्रेस्ट में, इसलिए हम उसको ब्रेस्ट कैंसर बोल रहे हैं। चांसेस रहते हैं, क्योंकि जैसे अगर मुझे डायबिटीज़ है तो वो क्योर नहीं होती है, थायराइड है तो वो वापस आ सकता है, वैसे ही कैंसर है वो भी वापस आ सकता है। सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कैंसर की जो डेफिनेशन है उसको जानना होगा। सो कैंसर क्या है? कैंसर एक अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल है, मतलब कोई एबनॉर्मल सेल है वो ग्रो हुए जा रहा है, होता जा रहा है, और उस पर हमारी बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी बॉडी के सेल्स इतने थोड़े से वीक हैं जो उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सो अगर हम अपनी बॉडी को इस
स्ट्रॉन्ग करें. सो वही है कि प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं. सो सारे ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को हम लोग एडवाइस करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उनको एक्टिविटीज़ के लिए ट्रेन करते हैं. ज़्यादा कुछ नहीं, बट 30 या 40 मिनट्स का वॉक एटलीस्ट 5 days इन अ वीक इज सफिशिएंट. अगर इतना वॉकिंग वो करेंगे फॉर ऑल द वुमेन, अगर वो 30 से 40 मिनट का वॉक 8 से 10 साल के लिए करते हैं और 5 दिन हफ्ते के चूज़ कर लें, वो सुबह हो, शाम हो या रात हो, कभी भी कर सकते हैं. उससे उनकी बॉडी की एक्टिविटी बढ़ती है, उनके टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, उनके हार्मोन्स बैलेंस्ड होते हैं. सो ये ऑलरेडी 20 इयर्स की स्टडीज़ में प्रूव्ड है कि इससे ब्रेस्ट कैंसर और सारे ही कैंसर के चांसेस 14 to 21 रिड्यूस हो जाते हैं. 14 to 21%, जो कि बहुत बड़ा परसेंटेज है. दूसरा एक तरीका है ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट करने का, जो ब्रेस्ट फीडिंग बोला जाता है. सो अगर कोई वुमेन 1 ईयर तक 1 बेबी को 2 इयर्स तक 1 इक्वल 2 बेबीज़ को फीड करती हैं, तो 4.7% पर ईयर ब्रेस्ट फीडिंग के हिसाब से उनका कैंसर का रिकरेंस चांस कम हो जाता है. सो होने का चांस, जो नई वुमेन्स हैं जिनको कैंसर अभी तक हुआ नहीं है, बट सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग से कुछ नहीं होता. अभी इसका एक और तरीका है, कुछ वुमेन्स जो होती हैं 3-3 साल तक फीड करती हैं, वो भी नहीं करना है. 3 साल तक फीडिंग से आप ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट नहीं कर सकते. आपने 1 साल या 1.25 साल या 1.5 साल मैक्स टू मैक्स फीड करना है, देन स्टॉप इट, क्योंकि तब तक आपकी बॉडी वीक हो जाती है. फिर आपने अपनी बॉडी को नर्चर करना है, अच्छे से सप्लीमेंट्स से डॉक्टर से मिलना है, मेडिसिन लेने हैं, एंड अच्छे से फ्रूट डाइट एंड वेजिटेबल डाइट्स लेनी है, स्ट्रॉन्ग रहना है, एक्टिविटीज़ करनी है. उससे आपके सेल्स फिर से रिफ्रेश होके जनरेट हो जाते हैं. जिन महिलाओं को ऑलरेडी कैंसर हो चुका है, 5 इयर्स का अगर उनका सर्वाइवल रेट देखा जाए, स्टेजेस के हिसाब से डिपेंड करता है. अगर अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है तो उनका 5 इयर्स में रिकरेंस स्कोर कम रहता है. इसीलिए हम बोलते हैं कि जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास आएंगे, आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ उतना बढ़ेगी. सो वापस कैंसर आने के चांसेस डिपेंड होते हैं कि कैंसर की स्टेज कौन सी है. अगर स्टेज लेट रहती है तो कैंसर के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, बट एक पीरियड ख़त्म होने के बाद, लाइक 8 इयर्स या 10 इयर्स के बाद, उनके और मेरे चांसेस ऑलमोस्ट इक्वल रहेंगे. सो ये इसके लिए डरने का ज़रूरत नहीं. ये तो एक डिजीज़ है जो किसी को भी हो सकता है. सो डर के हम घर पे बैठे रहें और इसका ट्रीटमेंट ना लें और ये सोचे कि हमारा लाइफ ख़त्म हो गया. सो उसमें ट्रीटमेंट नहीं है. जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट ऑप्ट करेंगे, आगे फ्यूचर में चांसेस हैं. यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके ब्रेस्ट कैंसर रह चुका है, ब्रेस्ट कैंसर से ट्रीटमेंट भी ले चुके हैं वो, और अभी तक सरवाइव कर रहे हैं. एक्सपोज नहीं होता नाम, बट बहुत सारे लोग हैं जो 20-20, 25-25 साल रह चुके हैं, 40 इयर्स भी रह चुके हैं. सो इससे डरना नहीं है. जितना जल्दी आप पहचानेंगे उतना अच्छा ट्रीटमेंट पॉसिबल है. अब तक हमने ट्रीट की बात की, कैसे हम क्योर हो सकता है इसकी बात की, लेकिन अवेयरनेस भी इसके साथ बहुत ही एक गहरा संबंध है अवेयरनेस का. तो हमारे इंडिया में ये जो अवेयरनेस है कैंसर को लेके, ब्रेस्ट कैंसर को लेके, वो कैसा है, रेट कैसा है और आगे क्या होना चाहिए? अगर हमारे जो दर्शक है, कोई माँ हमें देख रही है, तो अगर उनके घर में कोई बेटी है या कोई भाई देख रहा है और उसके घर में कोई बहन है, तो वो अपने घर के महिलाओं के लिए वो क्या सजेस्ट करना चाहिए? आपने पहले भी कहा कि हम अगर न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो हम वैसे ज़्यादा शेयर नहीं कर पाएंगे. अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हम जो हमारे मदर है, बाकी ग्रैंड मदर है, उनसे हम शेयर कर सकते हैं. तो फिलहाल उनको क्या करना चाहिए अवेयरनेस के लिए घर में भी, बाकी जो सोशल जो हमारा पूरा नेटवर्क है उसमें भी कैसे अवेयर करेंगे इस बारे में? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. जैसे हम जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं, अगर किसी लड़की को ब्रेस्ट में पेन होता है या लंप होता है तो वो जनरली अपनी मदर को ये चीज़ बताती है. अब उस टाइम पर ब्रेस्ट कैंसर इतना कॉमन नहीं था. उस टाइम पर सर्वाइकल कैंसर और बाकी कैंसर कॉमन थे, तो उनको दिमाग में नहीं आता है. सो
ये समझने की भी ज़रूरत है कि आज की जनरेशन अलग है, आज की जनरेशन के हार्मोन्स अलग हैं, आजकल दूसरा कैंसर कॉमन है। सो घर पे बैठना नहीं है, मदर्स ने अपनी डॉटर को लेकर आना है और डॉक्टर से मीट करना है। इसके कॉमन बहुत ही साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं, 4-5 ही हैं जो मैंने अभी पहले भी बताए हैं। सबसे कॉमन सिम्टम रहता है लंप इन द ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट के अंदर कोई गांठ होना, गठान होना। सो अगर ब्रेस्ट सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया जाए पीरियड्स के 5 से 7 दिन बाद, अगर फीमेल्स लेट के अपने ब्रेस्ट को फील करें, उसके वीडियोस भी अवेलेबल हैं कि कैसे करना चाहिए। सो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में अगर वो करना स्टार्ट करती हैं 25 साल के बाद, 5 to 7 डेज आफ्टर देयर पीरियड्स, और उनको कोई गठान लगती है, गांठ लगती है, जो कि सबसे कॉमन सिम्टम है, सो वो अपने मदर को या फिर डायरेक्टली अपने डॉक्टर्स को शेयर कर सकते हैं। यंग एज में जनरली ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है, एक सर्टेनिटी है एज की कि 25 to 35 के बीच में जनरली जो लम्स होते हैं वो नॉन कैंसरस होते हैं 80%, और 35 के अबव जो एज रहती है 35 to 55 के बीच में जो लम्स होते हैं उनमें कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्यों और किस लिए, उसका पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि यंग है तो यंग सेल्स रहेंगे, सो फाइटिंग कैपेसिटी अच्छी रहती है, सो उनमें इतने नॉन कैंसरस लम्प्स नहीं मिलते हैं। उनमें जो कॉमनली फॉर्म्ड लम्प्स मिलते हैं वो रहते हैं फाइब्रोएडिनोमास या फाइलॉइड्स ट्यूमर या फिर सिस्ट इन द ब्रेस्ट। जो 35 के अबव लेडीज़ हैं, 35 to 45 की लेडीज़ हैं, उनमें पानी की गांठ मिलती है या सॉलिड गांठ मिलती है। सो वो लेकर अगर उनको है तो वो अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करें। दूसरा कॉमन सिम्टम है निपल में कोई चेंज होना या डैमेज होना या निपल से डिस्चार्ज होना। सो निपल से अगर पानी निकलता है ग्रीनिश कलर का, येलोइश कलर का, और वो स्पूनफुल निकलता है, दबा दबा के नहीं, लेकिन एक्सीडेंटली अचानक आपको लगता है कि कपड़ों पे कुछ पानी लगा हुआ है, सो उसके लिए भी डॉक्टर से मिलना चाहिए। तीसरा है कि ब्रेस्ट में नहीं लेकिन बगल में, हाथ के नीचे आर्मपिट में अगर कोई गांठ लगती है, वो भी एक कैंसर का सिम्टम हो सकता है। चौथा सिम्टम है कि ब्रेस्ट पेन को भी निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि पेन वैसे रेयरली रिलेटेड रहता है ब्रेस्ट कैंसर से, लेकिन एक सिम्टम तो है, तो पेन को भी निगलेक्ट नहीं करना है। पेन इन द ब्रेस्ट है तो डॉक्टर से मिलें, उसका ट्रीटमेंट लें, कुछ ना कुछ इंडिकेशन होगी इसीलिए पेन हो रहा है। फिफ्थ है कि ब्रेस्ट का साइज़ चेंज होना, सडनली आपको लगता है कि एक ब्रेस्ट जो है ऊपर ही रह गया है छाती में और उस काफ़ी स्टोन जैसा हार्ड हो गया है और एक ब्रेस्ट सॉफ्ट है। सो कई बार जो लंप इन द ब्रेस्ट है वो सिर्फ एक गांठ की तरह नहीं आता है, वो पूरे ब्रेस्ट को स्वेलिंग देता है और वो इन्वॉल्व करता है। सो वैसे जब आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सीखेंगे या आपको पता रहेगा कि आपके ब्रेस्ट में क्या चेंजेस हैं, जब आप इन सिम्टम्स पे गौर करेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ ऐसा बताया गया था और इसके लिए मैं डॉक्टर से मिल सकती हूँ। हमने बहुत सारे जो इस बारे में हमने जाना मैम से, और एक बात हमने जो एक बात सीखा है कि अवेयरनेस भी ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे पहले तो आपके जो नज़दीकी जो डॉक्टर है आप उनसे जाके मिल सकते हैं, उनसे आपका जो वो इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्शन करने के बाद, एग्जामिनेशन के बाद, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट है। और मैम ने जैसा बोला पहले भी कि हमें डर के घर में बैठना नहीं है, हमें सामने आना होगा, हमें इस बारे में बात करना होगा। और इसीलिए द होप आज का ये जो स्पेशल हमारा एक शो है, जहाँ पे मैम ने बहुत अच्छी तरीके से इस बारे में आपके साथ, हमारे सबके साथ इस बारे में डिस्कस किया है, और जितने भी क्वेश्चंस है जो आपके मन में भी है, हमारे मन में भी है, उनका बहुत बहुत अच्छे तरीके से, बारीकी से उन्होंने जवाब दिया। इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और एकदम लास्ट में ये बात कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो महिलाएं हमें देख रही है, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैसेज मेरा यही रहेगा कि बी ब्रेस्ट अवेयर। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सारी लेडीज़ ने 25 इयर्स के बाद स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि आपके ब्रेस्ट का टेक्सचर क्या है, कैसा शेप है। सो उससे आप कई बार ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली साइन एंड सिम्टम्स पकड़ सकते हैं। सिर्फ डॉक्टर ही सब कुछ नहीं कर देगा, आपको डॉक्टर तक भी जाना पड़ेगा। सो अगर आप ही को नहीं पता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, मेरे ब्रेस्ट में कोई गांठ है,
कई बार 5 सेंटीमीटर की गांठ होती है और पेशेंट्स बोलते हैं मैंने 2 दिन पहले ही ये पता किया है, मुझे पता ही नहीं, मैंने कभी एग्जामिन ही नहीं किया। सो पूरा महीने भर नहीं एग्जामिन करना है आपने, पीरियड्स के बाद 5 से 7 दिन के बाद आप एक बार 10 से 15 मिनट दीजिए और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर लीजिए। जो लेडीज़ 40s के अबव हैं या 40s के नियर बाय हैं, 40 इयर्स के नियर बाय, सो उन्होंने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन डॉक्टर से करवा लेना चाहिए एक बार, वंस इन अ ईयर, और अपने गायनेक से या फिर ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट से करवा लीजिए। एंड मैमोग्राफी एंड सोनोग्राफी करवा सकते हैं एंड उसके बाद डॉक्टर से मिल सकते हैं। कुछ कॉमन मिथ्स हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी लेडीज़ हैं, वो हम काफ़ी डिस्कस करते हैं इस चीज़ में कि कुछ ब्रास वगैरह का इफ़ेक्ट होता है कि नहीं। ऐसा कोई भी इफ़ेक्ट है नहीं। ये मिथ है कि ब्लैक कपड़े पहनने से या फिर ब्लैक अंडरगारमेंट्स पहनने से ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा हो सकता है। सो उन मिथ्स पे ध्यान नहीं देना है, फैक्ट्स पे ध्यान देना है। फैक्ट्स क्या हैं कि जब हम अपना ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करें तो हमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं या नहीं, एंड उसको हम अर्ली डिटेक्ट करके हॉस्पिटल में आएँ या फिर डॉक्टर से मिलें। ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर आपको एडमिट करके कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट ही कर देगा। बहुत बार ये चीज़ काउंसलिंग से ही ठीक हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपको हमारे साथ अभी तक दी होप के जो स्पेशल कार्यक्रम में आप लोग हमारे साथ थे। डॉक्टर शिल्पी डोलस, आपको बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमें इतना जानकारी देने के लिए, हमें आपका जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को भी जो दर्शक हमारे साथ इतने समय तक जुड़े थे। हमारा ये जो प्रोग्राम है, स्पेशल अपडेट्स है, ये हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली कोई अपडेट्स लेके हम आप लोगों के साथ फिर मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।